हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल रैंक स्टडी स्टार में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास और इसमें से शुरू किए थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि हमारा पहला नंबर चैप्टर था। इस चैप्टर का हम लोग हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देख चुके हैं। यदि आप लोग ने उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखा है तो जाइए सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी ना छूटे। काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपको बताया है और वे सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी तरह से और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए हम लोग लेट ना करते हुए आज हम लोग उसी चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जितने भी बन सकते थे आपका चैप्टर में सारा उठा करके लाए हैं। और इसमें कुल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि इस क्लास को कर लेते हैं तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर जाने का संभव नहीं है। इसीलिए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण माना जाता है। फ्रांस का क्रांति किस कारण को माना जाता है? हमने आपको सब्जेक्टिव बता रहा था, उसी समय बताया था जो कि फ्रांस की क्रांति हुई थी वह निरंकुश शासन के कारण से हुई थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ गया और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कि वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि वियना सम्मेलन क्यों रखा गया था और वियना सम्मेलन कब किया गया था और यह सम्मेलन कहाँ किया गया था। तो हमने बताया था कि वियना सम्मेलन इसमें इसीलिए वियना सम्मेलन को रखा जाता है क्योंकि जब 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होती है उसके बाद से वहाँ नेपोलियन बोनापार्ट राजा बन जाता है और यह बहुत अच्छे कानून और बहुत अच्छे कार्य करते हैं। तो इसी को हटाने के लिए यह सम्मेलन किया गया था कि जो नेपोलियन के द्वारा जो भी भले का कार्य किया गया है उसको हटा देना और वहाँ पुरानी व्यवस्था यानी कि जो शोषण वाली व्यवस्था थी उसको लागू करना था। ठीक है, इसीलिए यह सम्मेलन किया गया था। तो आपको बताना है इस सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, इसका मेजबानी कौन कर रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटरनिख था। ठीक है, मेटरनिख ही था जो कि वियना सम्मेलन का मेजबानी कर रहा था। और मेटरनिख कौन था? यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, जो कि एक घोर प्रतिक्रियावादा राजा था। हमने आपको बहुत अच्छे से सब्जेक्टिव के समय बताया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ से बोल रहा है, देखिए, मेटरनिख कौन था। जस्ट अभी हमने आपको बताया कि मेटरनिख एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। और घोर प्रतिक्रियावादी राजा कहने का मतलब भी समझाए थे, जो सिर्फ अपने भले के बारे में चाहता हो और उसकी जो आम पब्लिक है उसके कोई भी भले के बारे में नहीं चाहता हो, तो उसे हम लोग निरंकुशवादी कहते थे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देख चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे आ गया आपके स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है, देखिए, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप संक्रमित हो जाता है या पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। देखिए, हम आपको सब्जेक्टिव बता रहे थे, उसी समय आपको बहुत ही बार ये क्वेश्चन बता रहे थे कि ये कहीं ना कहीं पूछेगा और यहाँ पे पूछ लिए। देखो, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप संक्रमित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसको हमने बताया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा यहाँ से बोल रहा है, देखिए आगे आपके सामने, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में स्थित है। जाहिर सी बात है, जब हमारा चैप्टर का ही नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी यूरोप महादेश में जो भी घटना घटी है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये इटली और जर्मनी किस महादेश में उपस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप महादेश में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर छठा की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा में यहाँ पे देखिए, मरियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक था। जो मरियान था वह किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक था, राष्ट्रवाद का प्रतीक था। ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि हमने
सब्जेक्टिव क्वेश्चन के दौरान इसको जिक्र नहीं किया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जो मरियान था वह फ्रांस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था। ठीक है, किस देश का? फ्रांस का। आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां की हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां ये है आपके सामने कि वियना सम्मेलन का कब हुआ था? वियना सम्मेलन, देखिए इस टॉपिक से वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस, आपको कहीं कहीं पर वियना सम्मेलन लिखा मिलेगा या वियना कांग्रेस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही का नाम है वियना सम्मेलन। ठीक है, एक ही को कहते हैं वियना सम्मेलन, यानी वियना कांग्रेस भी कभी पूछ देगा या वियना सम्मेलन, आपको ध्यान रखना है। तो हमने बताया था कि वियना सम्मेलन का वियना सम्मेलन वह 1815 ईस्वी में जेनेवा में किया गया था। ठीक है, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पर से देख सकते हैं कि बोल रहा है यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे और इसको कब किया गया था? हम जब पढ़ा रहे थे सब्जेक्टिव उसी समय बताए थे कि यंग यूरोप का स्थापना क्यों किया गया था, तो इटली का एकीकरण पूर्ण करने के लिए किया गया था। ठीक है, और इटली का एकीकरण पूर्ण करने के लिए ही तीन संस्था का गठन किया गया था, जिसमें से पहला था, सबसे पहले तो नागरिक आंदोलन वहाँ पे चलाया गया। उसके बाद में ये जो सफल हो गया, इसको तमाम जनता पूरे सपोर्ट किया, तो वहाँ पे यंग इटली का स्थापना किया गया। वह 1831 ईस्वी में किया गया था यंग इटली का। ठीक है, 1831 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि यंग इटली का स्थापना कब किया गया था, तो 1831 ईस्वी में आपको याद रखना है। तो यंग इटली भी स्थापना किया गया था और यंग यूरोप भी स्थापना किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा था? तो हमने इसको बताया था कि इसका स्थापना मेजनी के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, बहुत अच्छे से बताए हैं, आप लोग याद रखिएगा कि यंग यूरोप की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9वां की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां यहाँ से आपसे बोल रहा है, देखिए इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली का एकीकरण का मसीहा, ये भी क्वेश्चन बताए थे आपको कि इटली का एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। ठीक है, मेजनी को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने आ गया और बोल रहा है किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली के समस्या को पूरे अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। देखिए हमने आपको बार बार बोल रहा था कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया है कि वह कौन सा व्यक्ति थे जो कि सिर्फ इटली का समस्या था उसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था, यानी जो सिर्फ अपना समस्या था उसको पूरे यूरोप के लोगों को सोचने का विषय बना दिया था। तो यह किसने किया था? आप लोग इसको याद रखिएगा, हमने बताया है इसको, ये जो काम किया था वह काउंट काबूर किया था। ठीक है, और यह सफल कूटनीतिज्ञ का एक व्यक्ति था। काउंट काबूर कौन था? तो सफल कूटनीतिज्ञ का एक व्यक्ति था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से बोल रहा है, देखिए यंग इटली के संस्थापक कौन थे? हमने जस्ट अभी अभी बताया कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे, तो यंग यूरोप का संस्थापक भी मेजनी थे और यंग इटली के भी संस्थापक कौन है? मेजनी ही है। इन्होंने ही यंग इटली और यंग यूरोप नाम का एक संस्था का गठन किया था। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? आपको बताना है इटली और जर्मनी का एकीकरण करने के लिए लाल कुर्ती का जो गठन किया गया था वह किनके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी ने ही लाल कुर्ती का गठन किया था, हमने बताया है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से आपसे बोल रहा है कि काउंट काबूर कौन था? आपको बताना है कि काउंट काबूर कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काउंट काबूर एक इटली का प्रधानमंत्री थे। ठीक है, हमने ये भी बताया है आपको, आप लोग को याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ से बोल रहा है कार्बोनारी संगठन का संस्थापक किस वर्ष हुआ था? कार्बोनारी संगठन एक था, उसका स्थापना किस वर्ष हुआ था?
और ये भी संस्था किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो कार्बोनारी संगठन भी स्थापना मेजनी के द्वारा ही किया गया था। और यह कब किया गया था, तो 1810 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए फिर हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जस्ट अभी बताया ना कि कार्बोनारी संगठन का स्थापना किसने किया था। आप लोग इसका जवाब कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि हमारी जो पिछले वाली बात है उसको बहुत गौर से आप लोगों ने सुना होगा। यदि सुना होगा तो इसका जवाब अच्छे से आप लोग को पता होगा। ठीक है, कार्बोनारी संगठन का संस्थापक कौन थे, इसको कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ से आपसे बोल रहा है, देखिए गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। गैरीवाल्डी कौन था, सबसे पहले तो जानिए कि गैरीवाल्डी कौन था। तो ये भी एक क्रांतिकारी व्यक्ति था जो कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो यह पेशे से क्या थे, पेशे से क्या थे कहने का मतलब है कि वह काम काज क्या करते थे अपना लालन पालन करने के लिए। तो यह हमने आपको बताया था कि गैरीवाल्डी पेशे से नाविक थे, ये नाव चलाने का कार्य कर रहे थे। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नाभिक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था। काउंट काबूर एक व्यक्ति थे, उनको विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था। आपको इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, किसके पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपके सामने हाजिर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सहमत नहीं थे। वह कौन सा व्यक्ति थे जो कि इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होना देना चाह रहे थे। तो यह कौन व्यक्ति थे, ऑप्शन नंबर ए में देखिए मेजनी थे। मेजनी तो बिल्कुल नहीं, इसका तो पूरा सपना ही था कि इटली का एकीकरण हो जाए। ठीक है, कि काउंट काबूर नहीं, काउंट काबूर तो सिर्फ अपना समस्या था, उसको पूरे यूरोप का समस्या बना दिया था। ये तो और किस लिए बनाया था कि किसी तरह इटली का एकीकरण पूर्ण हो जाए। गैरीवाल्डी बिल्कुल भी नहीं। ये कौन था, मेटरनिक। मेटरनिक एक ऐसा राजा था जो कि इटली और जर्मनी का एकीकरण करने ही नहीं देना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि यह मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और यह भली भांति तरह से जानता था कि यदि इटली और जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो जाएगा तो हमारा उस पर दबदबा कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यह नहीं चाह रहा था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो जाए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। आपको बताना है ये विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, यानी यह कहाँ का राजा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम प्रसा का राजा था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ आपके सामने है कि यहाँ पे जालवेरिन होगा। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से लिखिएगा, मेरा बात को सुनिए। यहाँ पे जालवेरिन होगा लेकिन टाइपिंग में मिस्टेक है। जालवेरिन का स्थापना किस राज्य ने किया था, यानी जो जालवेरिन एक संस्था थी उसका स्थापना किस राज्य ने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसा ने किया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने यहाँ पर है कि बिस्मार्क किस विद्वान के विचारों से प्रभावित था। हमने आपको सब्जेक्टिव पढ़ा रहा था, उसमें बताया था को जो बिस्मार्क था वह हिगेल के विचारों से प्रभावित हुआ करता था। ठीक है, हिगेल के विचारों से आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, देखिए जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था और जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था। यह और जर्मनी का एकीकरण के लिए आपको बता दें कि 3 युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से पहला युद्ध लड़ा गया था, सॉरी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि जर्मनी का एकीकरण के लिए 3 युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और
ये कब पूरा हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो आपको याद रखना है जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। जलवेरिन किस रान अरे यार यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया है, इसमें भी आप लोग ध्यान रखें। जलवेराइन किस संस्था थी? जलवेराइन एक संस्था थी, यहाँ पे देखिएगा, ये नहीं होगा, यहीं से देखिए। जलवेरिन एक संस्था थी, किस चीज़ का संस्था थी? आप लोग यहाँ पे देखिए कि जलवेरिन किस चीज़ की संस्था थी, तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, जलवेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ आपके सामने मौजूद है और क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, देखिए, विस्मार्ग पैसे से क्या था? विस्मार्ग क्या काम करता था? पैसे हो जाएगा, पैसे नहीं। काफ़ी मिस्टेक हो चुका है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेरा बात में भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। देखिए विस्मार्ग पैसे से क्या था, सिर्फ यहाँ पे एक आकार लगेगा। ठीक है, पैसे से क्या था, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जो विस्मार्ग था वह सफल कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, ये प्लान बनाने में माहिर व्यक्ति थे, जो इसको अच्छे से आता था कि किस प्रकार से कोई दूसरे राज्य से लड़ा जाए कि हमारी विजय हो। तो ये कूटनीति करने में काफ़ी माहिर व्यक्ति था, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, आप लोग देखिए अच्छे से कि कह रहा है किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण को पूर्ण कर दिया गया? आप लोग ध्यान रखिएगा, यह फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर दिया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने और देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने किया था? जर्मन राइन संघ की जो स्थापना है वह किसने किया था, बताइए। याद रखिएगा, ये जर्मन राइन संघ की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। हमने इसको आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जब 1789 ईस्वी में क्रांति हुई तो उसके बाद से ये नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बन जाते हैं और वह अच्छे से फ्रांस की राज गद्दी में बैठते हैं और वहाँ जो विकास का कार्य है वो करना शुरू कर देते हैं। और यह जर्मन राइन संघ की भी स्थापना करते हैं, जो कि आम जनता के भलाई के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंब किसने किया था? रक्त एवं लौह की अवलंब कहने का मतलब जो रक्त एवं लौह का जो नियम लाया था वह कौन लाए थे? याद रखिएगा, रक्त एवं लौह की जो नीति लाए थे वह लाए थे विस्मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। थोड़ा सा रुकिए, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ से बोल रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी किनके किनके बीच में? तो रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा और एक तरफ था तुर्की और एक तरफ था रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया था। ठीक है, इन दोनों के बीच में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है और इसकी तहत एक तरफ 2-3 ठो देश मिल करके तुर्की को हराते हैं। ठीक है, तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1871 ईस्वी में। सॉरी, ये कहानी यहाँ पे नहीं है, देखिए आप लोग, मेरा मिस्टेक हो गया, सॉरी, उसके लिए कान पकड़ के सॉरी चाहता हूँ। देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि इसलिए किया गया था ताकि वह जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर सके। ठीक है, जब सभी देशों को पराजित कर दिया गया था उसके बाद जर्मनी का एकीकरण करने के लिए ही ये फ्रैंकफर्ट की संधि किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये फ्रैंकफर्ट की संधि कब किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी में। थोड़ी यहाँ पे मेरे से बोलने में मिस्टेक हुई, उसके लिए मैं कान पकड़ के आपसे सॉरी कहना चाहूँगा। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको कि यहाँ पे फ्रैंकफर्ट की संधि इसलिए किया गया था ताकि जर्मनी का एकीकरण को किया जाए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि सेडान का युद्ध प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में कब लड़ा गया था। सेडान का युद्ध लड़ा गया था, जो कि अंतिम युद्ध था, वह कब लड़ा गया था। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1870 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो 1870 ईस्वी में आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ से आपसे बोल रहा है, देखिए यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमने आपको बता रहा था कि यूरोप का जो मरीज कहा जाता था, काफ़ी कमज़ोर देश कहा जाता था, वह तुर्की को ही कहा जाता था। ठीक है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत था। यूरोप देश के अंदर ऐसा कौन सा सिर्फ एक देश बच गया था जिसमें पुरानी कला संस्कृति था। ठीक है, वह कौन सा देश था, आप लोग ध्यान रखिएगा। हमने बताया था कि जो पुरानी संस्कृति थी वह कहाँ पे अपनाई जा रही थी, यूनान में, और यूनान से दूसरी देश के लोग आकर शिक्षा पाकर अपनी देश में जाकर विकास करते थे। लेकिन ये यूनान खुद ही विकास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस समय यूनान को तुर्की गुलाम बनाया हुआ था। ठीक है, अब बहुत बच्चे के मन में ये सवाल आएगा कि सर तुर्की तो काफ़ी कमज़ोर देश था, लेकिन क्यों इसका गुलाम बना हुआ था। तो उस समय तुर्की उतना कमज़ोर नहीं था। ठीक है, इसीलिए यहाँ यूनान पे वह कब्जा जमाया हुआ था। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आपके सामने, यूनान स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। जाहिर सी बात है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम हो रही थी, उस समय तुर्की की ही हार होती है, और तुर्की की हार होती है तभी तो यूनान को स्वतंत्र कर दिया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आपके सामने, यूरोप सभ्यता का पालनकर्ता किसे कहा जाता है। आपको बहुत अच्छे से बताए हैं, आपको याद होगा कि यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता किसको, यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 34 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34, जो कि बोल रहे हैं आपके, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। एक पुस्तक लिखी गई थी सामाजिक उपबंध नाम का, उसके लेखक कौन थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो लेखक थे वह रुकिए जस्ट मिनट, इसका जो लेखक थे वह रूसो थे। ठीक है, इसका लेखक कौन थे, रूसो, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 35 और आज का क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, जोसेफ मेजनी का जन्म कब हुआ था। आपको जोसेफ मेजनी का जन्म कब हुआ था, आपको यहाँ से घबराना नहीं है, जोसेफ मेजनी या मेजनी कहा जाता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति का नाम है, जोसेफ मेजनी या मेजनी। तो इसका जन्म कब हुआ था आपको बताना है, इसका सही आंसर। जोसेफ मेजनी का जो जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। हमने यहाँ पे जब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा था, उस समय बताया था कि जो मेजनी का जन्म हुआ था वो 1805 ईस्वी में। उस समय जो हमने आपको बताया था, उस समय जब हमने मोबाइल में सर्च मारा था तो 1805 ईस्वी में था। ठीक है, लेकिन जब आपका बुक को हमने देखा तो 1807 ईस्वी में है। जो NCERT बुक है उसमें 1807 ईस्वी में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मेजनी का जन्म हुआ था वह 1807 ईस्वी में हुआ था। ये था कुछ आपका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद को लेकर था। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो फटाफट से ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए, और उन्हें भी बताइए कि ये रैंक स्टडी चैनल में बहुत अच्छे से हमारी तैयारी करवाई जा रही है। आप लोग भी फटाफट से आकर के जुड़ जाइए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।